So chapter 3 rotational dynamics from paper A, कलीम अख्तर की जो किताब है। तो रोटेशनल डायनामिक्स से क्या मुराद है? रोटेशन इज अबाउट मोशन. रोटेशनल मोशन एंड डायनामिक्स मीन द स्टडी ऑफ मोशन, आल्सो स्टडीइंग इट्स कॉज. रोटेशनल डायनामिक्स इज बेसिकली कि रोटेशन क्यों होती है और रोटेशन से रिलेटेड क्या पैरामीटर्स हैं. So for example, we have an object moving in a rotational way around an object, around a center. For example, P पे है. तो इसके साथ जो पैरामीटर एसोसिएट हैं, हमें पता है कि सबसे पहला पैरामीटर जो एसोसिएट होगा इसके साथ, दैट इज थीटा, एंड दैट थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा इस सर्कल में, इस आर्क में, तो इट हैज सम सॉर्ट ऑफ वेलोसिटी नोन एज एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, और उस एंगुलर वेलोसिटी में अगर वक्त के साथ तब्दीली आएगी तो दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. So these are basic parameter which we know. और ये एनालॉगस होते हैं अपने काउंटर पार्ट डिस्प्लेसमेंट के. डिस्प्लेसमेंट का काउंटर पार्ट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का काउंटर पार्ट एंगुलर वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन का काउंटर पार्ट एंगुलर एक्सेलरेशन. सो एन ओमेगा को आप लिख सकते हैं डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी. सो आफ्टर जस्ट डिफाइनिंग टेम वी विल सी कि क्या इनको हम रिलेट कर सकते हैं कि ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंगुलर वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ, और एंगुलर एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ. सो दिस इज अ फॉर्मूला विच रिलेट linear displacement which is s to angular displacement which is theta. This is a very famous formula. S is arc length, r is the radius of the circle, and theta is the angle. So this is the first thing. Angular displacement theta is related with linear displacement by a factor r, which is basically the radius of that circle. Now if I divide it by t, this will become v and this become omega. So this is for the second thing. Okay, angular velocity is related with the linear velocity with the factor of r. Then for the acceleration, again divided by t. So it will be a is equal to r alpha. So linear acceleration is related with the angular acceleration by a factor r. So you will see a factor of r every time there is conversion or transformation from one physical quantity to another physical quantity, one in translational motion and another in circular motion. Okay, अब हम अगर इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें थीटा की, तो थीटा का जो यूनिट हम पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते आए हैं? डिग्री, रेडियन एंड स्टेरेडियन अगर वो 3D में है, और रोटेशन या रेवोल्यूशन. तो इसमें जो रेडियन और डिग्री का एक रिलेशन पढ़ा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि 1 रेडियन इज इक्वल टू होता है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं कि एक सर्कल में 2 पाई रेडियन होते हैं और एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, और एक सर्कल से मुराद 1 रेवोल्यूशन है. तो ये तीनों की रिलेशन है. इसमें से अगर हम रेडियन और डिग्री का बनाए तो 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 57.3 डिग्री. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री एक रेडियन में. मतलब जब आप मूव करते हैं इस तरह, तो जब 57.3 डिग्री एंगल कवर होता है तो वो बेसिकली एक रेडियन के बराबर होता है. रेडियन को हम किस तरह तारीफ करते हैं? इफ द आर्क लेंथ बिकम्स इक्वल टू रेडियस. तो अगर जब आर्क लेंथ तय करदा फासला उसके रेडियस के बराबर आ जाए, दिस बिकम्स इक्वल टू दिस आर्क लेंथ, तो उस वक्त जो एंगल बनता है वो 1 रेडियन है, या जिसे 57.3 डिग्री के इक्वल इक्वेट कर सकते हैं. इससे 10 डिग्री बना सकते हैं. अगर आपको कैलकुलेटर आओ तो 1 डिग्री में से रेडियन पूछ सकते हैं कितने होते हैं, तो उसके लिए आप इसको फिर डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी समथिंग 0.00 समथिंग कोई पैरामीटर आएगा. ओके, सो वी हैव स्टडीड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. इट्स अ क्विक रिवीजन. और इसमें जब भी आपके पास पैरामीटर है, जैसे v इज इक्वल टू अभी हमने लिखा ओमेगा क्रॉस r, या a लिखेंगे अल्फा क्रॉस r, तो जब भी आपने इनकी डायरेक्शन निकालनी है, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है,
तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि इसके दरमियान वेक्टर प्रोडक्ट, और हमें पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं, और वो क्या है कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर अगर इस तरह एक प्लेन में वाक़ हैं तो आप जो इनमें दरमियान छोटा एंगल है, छोटा एंगल मतलब ये भी एंगल है लेकिन ये बड़ा एंगल है, तो छोटे एंगल की तरफ जो कि यूजुअली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, आप अपने हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो जो थंब होगा जो कि आउट ऑफ द पेपर होगा वो आपको डायरेक्शन बताएगा, और इसे हम राइट हैंड रूल कहते हैं। सो दिस राइट हैंड रूल इज यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एंगुलर acceleration, angular velocity, direction, and so on and so forth. Okay, moving on further, we discuss kinetic energy counterpart, which is rotational kinetic energy. We have done, we just mostly we need to convert linear parameters to रोटेशनल, जिसमें हम कर चुके हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हम जिस पैरामीटर की तरफ जा रहे हैं, आपकी बुक के अकॉर्डिंग हम इस पे फोर्स पे भी जा सकते थे, लेकिन जस्ट कीपिंग द बुक इन माइंड, तो दैट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उसकी तारीफ सिर्फ अब जो बेसिक तारीफें हैं ये जो हमने यहाँ पे बनाई हैं, ये कन्वर्जेंस, ये हमें नई तारीफें दे देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्केयर। जब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो आप इस वी की जगह उसका कन्वर्जन फैक्टर इंसर्ट करते हैं, सो वो आ जाएगा हाफ एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। अब आर स्केयर ओमेगा स्केयर बेसिकली क्या है? वी स्केयर, जो कि हमने बेसिकली यूज किया है। तो ये आपका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सो एम आर स्केयर ओमेगा स्केयर। अब ये एम आर स्केयर क्या है ये हम थोड़ी देर तक डिस्कस करते हैं, लेकिन फिलहाल वही हम इसको एम आर स्केयर ओमेगा के तौर पे ले रहे हैं। और इसको अगर हम इससे कंपेयर करें इसी फॉर्मूले से, ट्रांसलेशनल रोटेशनल, तो आप देख रहे हैं कि वी की जगह क्या आ गया? ओमेगा। तो एम की जगह क्या आ गया? एम आर स्केयर। सो दैट्स इंटरेस्टिंग कि एम की जगह हमारे पास एक नया पैरामीटर आ गया जो कि क्या है? एम आर स्केयर। और हमने भी थोड़ी देर पहले कहा कि जो भी पैरामीटर आएगा वो एन के साथ रिलेट होगा। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और पैरामीटर लेता हूँ इसको कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले, वो है एंगुलर मोमेंटम, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। और वो भी क्या है? लीनियर मोमेंटम का रिलेशन विद एंगुलर मोमेंटम, और आप देख सकते हैं दैट इज रिलेटेड बाय अ पैरामीटर आर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। तो अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ आर पी साइन थीटा, और थीटा में 90 ले लेता हूँ मैक्सिमम, तो आर ये आ जाएगा, और पी की जगह आप एम वी ले सकते हैं, तो एल इज इक्वल टू एम वी आर। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है, एल नॉट इज इक्वल टू एम वी आर। अब इसमें मैं एक और चीज करने लगा हूँ, वो मैं क्या करने लगा हूँ कि इस वी की जगह मैं यही आर ओमेगा दर्ज करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो इसको भी मैं अब कंपेयर करूं पी के साथ, तो पी क्या होता है? एम वी। तो पी की जगह एल आ गया, वी की जगह ओमेगा आ गया, और इधर भी एम की जगह एम आर स्क्वायर आ रहा है। इट्स इंटरेस्टिंग। चले यहाँ पे तो हम कह सकते थे कि इत्तेफाक से आ रहा है, लेकिन यहाँ भी वी की जगह एम की जगह एम आर स्क्वायर आ रहा है। सो इट इज नॉट कोइंसिडेंस, बट इट्स अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनालॉगस ऑफ mass which is known as moment of inertia. So एम आर स्क्वायर जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के लाएगा। इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें पता है कि मैथ जो है इट्स अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इनर्शिया, तो मैथ के लिए जो टर्म यूज की जा सकती है वो इनर्शिया की जा सकती है, और जब भी आर आता है तो उसके लिए मोमेंट ऑफ यूज करते हैं, जैसे टार को मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। तो ये मोमेंट ऑफ inertia है which is basically the mass in circular motion, and it's not simply m or mr but mr square। और वो हमने ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से भी देखा और एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले से भी देखा, बाय कंपेयरिंग इट विद द काउंटर पार्ट इन ट्रांसलेशनल मोशन के वो एम आर स्क्वायर ही बनता है। जस्ट एक एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल से हमने देखा। सो मूविंग बैक टू काइनेटिक एनर्जी पार्ट, तो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल को हम लिख सकते हैं आई एम आर स्क्वायर की जगह, और साथ 1/2 एन ओमेगा स्क्वायर। सो ये प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है,
जिसमें आपके पास आई भी रोटेशनल क्वांटिटी है और ओमेगा भी रोटेशनल क्वांटिटी है। अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपकी बुक में जैसे डिस्कस है कि आपका जो हुप है, हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर होता है। इसी के बाद अगर हम डिस्क की बात करें तो उसका 1/2 mr² होता है। इसी तरह अगर आप स्फीयर की बात करें, स्फीयर फॉर एग्जांपल अर्थ, तो उसका 2/5 mr² होता है। इसी तरह रोड है, और बड़े ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा डिस्कस होते हैं वो एफएससी लेवल पे ये दो होते हैं, और इस बुक में स्फीयर वाला ऐड है। खैर एफएससी में भी स्फीयर की डिस्कशन है। सो 2/5 mr²। और ये अब इसकी बेस पे आप रोटेशन काइनेटिक एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कूब के लिए निकालेंगे तो आई की वैल्यू mr² दर्ज करेंगे, डिस्क के लिए निकालेंगे तो 1/2 mr² निकालेंगे, सफियर के लिए निकालेंगे 2/5 mr² दर्ज करेंगे, जो हमें फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी डिस्कशन सिर्फ इतनी थी कि वो क्या होगी। जो अगला क्वेश्चन इसी पे है, और वो एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है कि अगर आप एक इंक्लाइंड प्लेन से डिस्क, कूब और सफियर इन तीनों को छोड़ दें तो सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा। अब ये चीज हमें काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल नहीं बताएगी, हमें काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन नहीं बताएगी, ये चीज हमें बताएगी स्पीड सबसे ज्यादा किसकी है। तो हमने बेसिकली स्पीड निकालनी है। तो मैं अगर देखूं ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है नीचे आते हुए, इसकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम लिखते होते हैं लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, वही लगेगा। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या है, mgh, ये हाइट h पे है। और काइनेटिक एनर्जी में गेन, अब दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, एक तो इसमें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और एक इसमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि रोटेशनल ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, सिर्फ सीधा मूव नहीं कर रहा, सो सीधी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल होगी और रोटेशन की वजह से रोटेशनल। तो इन दोनों को हमने सोल्व करना है। इसमें अगर हम mgh 1/2 mv² और 1/2I, अब अगेन ये पैरामीटर फिक्स नहीं है, ये वेरी करेगा जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो अगर हम डिस्क के लिए ले लें पहले, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 mv², ओमेगा स्क्वायर, ये m सबसे कट जाएगा। सो gh इज इक्वल टू 1/2 v² एंड 1/4 v²। अब ये देखें, ये चीज ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, सॉरी ये mr² है, v² नहीं, ये लिखा हुआ। अब दो पैरामीटर्स को सेम होना जरूरी है, तो या v² को आप एंगुलर वेलोसिटी में ले जाएं डिमेंशनली, या r² ओमेगा स्क्वायर को डिमेंशनली ले जाएं। क्योंकि मुझे स्पीड चाहिए तो मैं r² ओमेगा स्क्वायर को v² लिख सकता हूँ, जो और मुझे डिमेंशनली वो सेम भी हो जाएंगे, सोल्व करना आसान होगा। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 4/3 gh फॉर डिस्क। तो दिस इज द स्पीड फॉर डिस्क। अब हम हुप के लिए देख लेते हैं। तो सिंपल क्या होगा, ये सारा फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आई की जगह आपका जो पैरामीटर है उसकी वैल्यू आ जाएगी वो जो भी है। इसको बाद औक़ात मैं यूं भी सोल्व करता होता हूँ कि mgh इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस, अब इसके साथ क्या फर्क आता है, इससे भी कांस्टेंट का फर्क आएगा, यूजुअली बाकी चीजें सेम रहेंगी। तो आप उसको एक दफा a कह दें या x कह दें जैसे हमें आदत है, और mr² आना ही आना है और ओमेगा स्क्वायर आना ही आना है। तो ये mr² ओमेगा स्क्वायर में m कट जाएगा, यानी हम जनरल रिलेशन बनाना चाह रहे हैं, और ये v² आ जाएगा। सो एक्स v² 1/2 v² इज इक्वल टू gh, और v² की मुझे वैल्यू चाहिए तो इसमें कॉमन आ गया x प्लस 1/2 gh। तो ये एक जनरल रिलेशन बन गया। अब इसमें सिर्फ आपने x की वैल्यू दर्ज करनी है, डिपेंड अपॉन, जैसे कि डिस्क के केस में क्या है 1/2 था, हूप के केस में क्या होगा, हूप के केस में x की वैल्यू है 1, क्योंकि
उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, यानी 1 से ज़रब हो रहा है। तो जब आप इसकी वैल्यू 1 ऐड करेंगे, सॉरी इसमें एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, सॉरी इसकी वैल्यू है मैं गलत कर रहा हूँ इधर, जिसकी वैल्यू हाफ एम आर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू सिंपल एम आर स्क्वायर, ठीक है इसमें मिस्टेक नहीं है। व्हाट इज द कोला वैरी, इट शुड बी 1/2। ओके सो इट विल बी, या इसको हम सिंपली सॉल्व करते हैं। इट शुड बी, उसी फॉर्मूले को मैं सॉल्व करता हूँ। एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस आई, सॉरी मैं यहाँ पे आई आना था वो मैंने 1/2 मिस किया। आई वॉज डूइंग राइट, लेकिन ये 1/2 मैंने नहीं लिखा था। ठीक है चले हम उसको भी इसे पूरी करते हैं। हाफ एम वी स्क्वायर, इसका आ जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, एम एम से कट जाएगा, हाफ वी स्क्वायर प्लस हाफ वी स्क्वायर फुल वी स्क्वायर बन जाएगा। तो वी इज इक्वल टू आ जाएगा जी एच, सो दिस इज फॉर द हुप। अब हम आते हैं स्फीयर पे। स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस 1/2 इंटू रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू मेगा स्क्वायर। सो एम एम से कट गया, सो जी एच इज इक्वल टू हाफ वी स्क्वायर, ये 2 से कट गया, प्लस 1/5 वी स्क्वायर, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी हो जाएगा। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाफ, इसको आप एलसीएम ले लें, 5 2 10 तो 7/5। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, मैं इसका फाइनल रिलेशन लिख रहा हूँ, तो दैट विल बी 10/7 जी एच। दिस इज फॉर द सफियर। अब हमारे पास रिजल्ट ये आया है कि वी डिस्क आया है हमारे पास 4/3 जी एच, वी हूप आया है जी एच, और वी स्फीयर आया है 10/7 जी एच। अब इसमें से कंपेयर करेंगे किसका आंसर बड़ा है। 3/4 इज 1.3 एंड 10/7 इज 1.7 7 3 10 7 28, तो 1.4। तो जो स्फीयर है ये पहले पहुंचेगा, डिस्क उसके बाद में, और हुप सबसे आखिर में। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ कंपटीशन, वी नो द विनर, कौन जीतेगा अब वो जैसे मर्जी जीत जाए। ओके सो दिस इज अगेन एमसीक्यूज, लेकिन हमने उसके मैथमेटिकली देखा कि उसको आप कैसे प्रूव कर सकते हैं। ओके जैसे जैसे हम एनोलॉजी बना रहे हैं, वी नो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, dp/dt होता है। तो एल के एनोलॉगस क्या होगा, dl/dt, जिसे आप प्रूव कर सकते हैं, उसने किया हुआ है। बट वी डोंट नीड इन दैट फैशन, क्योंकि हमें रिजल्ट्स का पता है, हमें सिर्फ उसके एनोलॉजस पुट करने हैं। टाग विच इज एनालोगस ऑफ फोर्स, एल विच इज एनालोगस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंड बोथ आर रिलेटेड बाय आर। तो इसमें जो एनोलॉजी है उनका रिजल्ट है वो आपने जरूर देखना है, बाकी इसमें कोई इतना मसला नहीं है। आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी आप इसका भी कंपैरिजन देख सकते हैं। एफ इज इक्वल टू एम ए है, इसको आप आर से ज़रब कर दें, इसको आप आर से ज़रब कर दें, तो ये हो जाएगा टा और MRA। अब इसमें हमें इसका काउंटर पार्ट लाना है, तो हमें पता है A इज इक्वल होता है आर अल्फा, अल्फा इज इक्वल होगा A/R, सॉरी A इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आर अल्फा आ जाएगा। तो MR² अल्फा, MR² अगेन यहाँ से क्या आता है I अल्फा, क्योंकि अगर आप इसे कंपेयर करें F इज इक्वल टू MA से, तो F की जगह टा आ गया, A की जगह अल्फा आ गया, और M की जगह MR²। लास्ट टाइम पीपीएससी के इंटरव्यू में एक बड़ा फेमस क्वेश्चन था कि न्यूटन सेकंड लॉ की 3 फॉर्म्स बताएं। तो 2 फॉर्म तो सबको पता है, एक फॉर्म जो F इज इक्वल टू MA है,
This is the first form. This is the second form. Newton's second law in terms of momentum. So the third form basically बच्चों को confuse कर रही है. So this is the third form in a circular mesh motion. Tau is equal to I alpha is Newton's second law, but for the rotational motion. तो यहाँ से आप इसको relate कर सकते हैं अगर इस दफा अगेन क्वेश्चन रिपीट होता है तो. ओके, लास्ट टॉपिक. बेसिकली टॉपिक्स के बाद हैं लेकिन उसमें सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्राइव कर रहा है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो लास्ट थिंग इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ये भी इंटरव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है. उसके अलावा रोटेशनल इनर्शियाज हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दैट विल कंक्लूड दिस चैप्टर, बट फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये है, अगर आपके पास कोई रिजिड बॉडी है और आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सेंटर पे, सेंटर ऑफ मास पे आपको उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इट इज नॉन. और आपको कहा जाता है कि जी ठीक है, मुझे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है लेकिन हमें उस सेंटर पे नहीं चाहिए, हमें उसे किसी एक खास डिस्टेंस पे चाहिए. फॉर एग्जांपल इस डिस्टेंस पे, इसका यहाँ से फासला d है. तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर यहाँ से आप इस तरह एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो क्या होगा? दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी सिंपली द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस द मास ऑफ दिस रिजिड बॉडी एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्टफ. और ये आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं, आपको पता है दो चीजें सिर्फ तब जमा होती हैं जो डायमेंशनली सेम हो. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर, मास इंटू लेंथ स्क्वायर. जो भी चीज आएगी वो मास इंटू एल स्क्वायर ही होगी. तो एम डी स्क्वायर इज अंडरस्टूड कि यही आना है. इसके साथ 1/2 आ सकता था जो कि नहीं है, 3/4 आ सकता था जो नहीं है. इसमें प्रूव है, जब हमने प्रूव नहीं करना. हमें सिर्फ ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास पे पता है तो उसको आप मालूम कर सकते हैं किसी और भी पॉइंट पे. लेट्स सपोज ये पी पॉइंट है, by just adding the center of mass moment of inertia and also product of square of distance between them. and इसमें हम कोई एग्जांपल अगर देखें, ओके इसमें एग्जांपल है सच कोई नहीं है. लेकिन जस्ट हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल. अभी हमने किया है एक हूप. अब हूप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है जो हम पढ़ते हैं हाफ, सॉरी एम आर स्क्वायर है. अब वो एम आर स्क्वायर बेसिकली सेंटर ऑफ मास का है. अब वो आपको कहते हैं कि जी एक हूप है जिसका रेडियस आर है और वो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका सेंटर से मालूम ना करें बल्कि उसके कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे मालूम कर लें. और इसका जो हूप का मास है वो एम है. तो सिंपली आप इसमें क्या करेंगे, एम आर स्क्वायर ऐड कर देंगे. तो ये बन जाएगा 2 MR स्क्वायर. एम आर स्क्वायर क्यों ऐड किया? क्योंकि सेंटर ऑफ मास से कॉर्नर तक का फासला आर है और साथ में इसका एम है. अगर वो कहता है जी सेंटर और उसका जो कॉर्नर है उसके दरमियान बिल्कुल इस जगह पे मालूम कर लें तो r/2 आ जाएगा, उसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा. तो जस्ट इट कुड बी अ क्विक क्वेश्चन. इसमें आप इस चीज को देख सकते हैं कि कैसे आपने उसे सॉल्व